हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआन, प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटोजोआ क्या है उसके बारे में आज डेफिनेशन पूरा क्लियर करेंगे, है ना। तो प्रोटोजोआ एक ग्रीक भाषा से बनी हुई है। प्रोटोजोआ ग्रीक भाषा से चुना गया है और प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट या प्रारंभिक, और जून का मतलब होता है एनिमल या तो जंतु, है ना। जो इसके समूह में अंतर्गत आते हैं, इसके समूह के अंतर्गत आते हैं 50,000 जातियाँ आती हैं। इस समूह के अंतर्गत आते हैं प्रोटोजोआ जो समूह होता है, इसके अंतर्गत 50,000 जातियाँ मौजूद पाई जाती हैं। लक्षण की दृष्टि से इन्हें प्रारंभिक जंतु माना जाता है। प्रोटोजोआ का मतलब प्रारंभिक जंतु ही होता है। इनमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें प्रारंभिक जंतु के लक्षण के हिसाब से देखा जाता है। द्विजगत वर्गीकरण में इन्हें उपजगत के रूप में माना गया है। प्रोटोजोआ को, है ना, उपजगत के रूप में माना गया है द्विजगत वर्गीकरण में। और इसके अंदर सभी एक कोशिकीय जंतु को रखा गया है। यह द्विजगत वर्गीकरण के अंतर्गत रखा गया है इसको। इस समूह के जो जीव होते हैं सूक्ष्मदर्शी, एक कोशिकीय, एक केंद्रीय, बहुकेंद्रीय, विषमपोषी होते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देते हैं, एक केंद्रीय, बहुकेंद्रीय हो सकते हैं, विषमपोषी होते हैं। ये स्वतंत्र जीव सामुदायिक और परजीवी सहजीवी के रूप में जीवित होते हैं। स्वतंत्र जीवी होते हैं, समुदाय में रहते हैं, परजीवी दूसरों पर आश्रित रहते हैं, सहजीवी स्वयं भोजन बनाते हैं। इस प्रकार का जो जीवन है वह व्यतीत करते हैं। और स्वतंत्र जीवी के रूप में स्वच्छ लवणीय जल तथा नम स्थानों पर पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से जो होने के कारण ये स्वच्छ जल में भी मौजूद होते हैं। लवण की जल जो होती है वहाँ पर मौजूद होते हैं। जिस जल में लवण की मात्रा अधिक होती है उस जल में भी मौजूद होते हैं तथा नम भूमि पर मौजूद होते हैं। ये कसाभिका, सीलिया या कुटपाद द्वारा प्रचलन करते हैं। कसाभिका या सीलिया या कुटपाद द्वारा प्रचलन कार्य करते हैं। ये अचल होते हैं, है ना, कि प्रचलन भी करते हैं या तो ये अचल होते हैं। दो प्रकार से पाया जाता है ये, है ना, चल भी होते हैं और अचल भी होते हैं। ये जंतु समपोषण करते हैं, समपोषण करते हैं। इनमें सम्मिति का अभाव होता है, सम्मिति का अभाव पाया जाता है। और ये गोलाकार, अंडाकार, लंबवत या अनियमित आकार के हो सकते हैं। हमने यहाँ कहा कि ये सम्मित भी हो सकते हैं, सम्मित भी हो सकते हैं और अनियमित भी हो सकते हैं, है ना। आकार समान भी हो सकता है, अर्थात इसमें सम्मिति का जो अभाव पाया जाता है और अनियमित आकार हो सकते हैं। इसकी जो आकार हो अनियमित हो सकती है। अब हम उसकी बारे में और चर्चा करते जाएंगे। जो मुख्य रूप से पहला पॉइंट आएगा, है ना, ये 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत इनको रखा गया है। फिर से उसके द्वारा इन्हें कई संघ में बांटा गया है। 5 जगत वर्गीकरण की जो पद्धति है उसके आधार पर प्रोटोजोआ को 4 संघों में बांट दिया गया है। द्विजगत वर्गीकरण में इन्हें वर्ग कहा गया है, लेकिन उप जगत के रूप में प्रोटोजोआ के एकमात्र संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है। द्विजगत वर्गीकरण में इन्हें उपजगत के रूप में माना गया है। और 5 जगत वर्गीकरण की जो पद्धति है उसके अनुसार जीवों को 4 संघों में बांटा गया है। पहला जो संघ है जूफ्लैजिलेटस, ये जो संघ है वह पहला संघ। ये युगलिना से मिलती जुलती संरचना वाले पर्णहरिम विहीन जो जीव हैं, है ना, ये युगलिना से मिलती जुलती हैं लेकिन इसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता। जो निम्न लक्षण हैं इस प्रकार हैं। इनमें एक या एक से अधिक कसाभिकाएँ मौजूद होती हैं। दूसरा, इनमें विषमपोषी पोषण, अवशोषण तथा भक्षण क्रिया होती है। विषमपोषी पोषण, अवशोषण या तो भक्षण की क्रिया पाई जाती है। दूसरा,
इनमें अलैंगिक प्रजनन लंबवत विखंडन के द्वारा होता है, जिस प्रकार युगलिना में हमने पढ़ा। इसका आकार हमेशा स्थिर होता है। इसकी जो आकृति होती है निश्चित होती है। ये स्वतंत्र जीवी हैं, लेकिन इनके कुछ जीव परजीवी भी हैं, है ना। स्वतंत्र जीवी हैं, स्वतंत्र जीवन जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो परजीवी हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, लिशमानिया, है ना, जियार्किडिया। इस तरीके से ये स्वतंत्र जीवी होते भी हैं और परजीवी भी होते हैं। ट्रिपेनोसोमा कशेरुका की में जो रुधिर होती है, कशेरुकाओं में जो रुधिर होती है और आहार नाल में पाया जाता है, आहार नाल में मौजूद होती है जो रुधिर होती है ना। रुधिर में ट्रिपेनोसोमा जो कशेरुकी जंतु होते हैं उनके रुधिर में और आहार नाल में पाया जाता है। ट्रॉपिकल अफ्रीका का जो निद्रा रोग है ना, निद्रा रोग होता है ट्रिपेनोसोमा से ही होता है। अफ्रीका में ट्रॉपिकल जो पाया जाता है, ट्रॉपिकल जिसे निद्रा रोग कहा जाता है, वह ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। इसका संक्रमण टिस टिस मक्खी के कारण होता है ना। यह जो संक्रमण होता है वह टिस टिस है ना, टिशी टिशी मक्खी के कारण होता है। इस रोग का जो रोगी हमेशा सोता रहता है, अर्थात निद्रा रोग होती है तो उससे सोता ही रहता है। इसी तरह कालाजार बीमारी भी लिशमानिया के कारण होती है। ये जो लिशमानिया परजीवी जीवाणु है उसके कारण कालाजार का जो बीमारी है, संक्रमण है, पैदा होती है। यह परजीवी कशेरुकियों के रुधिर में कीट वर्ग के आहार नाल में पाया जाता है। जो कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनके अंतर्गत पाया जाता है। और प्लीहा बढ़ जाकर, है ना, बढ़ जाना उसे कालाजार का मुख्य लक्षण कहलाता है। प्लीहा का आकार में बढ़ना कालाजार का मुख्य लक्षण कहलाता है। सैड मक्खी के कारण यह जो लिशमानिया संक्रमण होती है, लिशमानिया जो परजीवी जीव के द्वारा कालाजार का यह संक्रमण पैदा होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेकंड नंबर पॉइंट, सार्कोडाइन्स, है ना। इसमें प्रचलन भोजन का ग्रहण के लिए एक विशेष प्रकार की कुटपात पाया जाता है। प्रचलन के लिए और भोजन को ग्रहण करके संग्रहित करने के लिए एक विशेष प्रकार की कुटपात पाया जाता है। कुटपात एक प्रकार से शरीर की जो अतिवृद्धियाँ पैदा करती हैं। कुटपात एक प्रकार के शरीर में अतिवृद्धि पैदा करती है। इनका आकार सामान्यतः परिवर्तनशील होता है। इनका आकार स्थिर होता है, परिवर्तनशील होता है ना, परिवर्तनशील होता है, जैसे अमीबा। इसके शरीर पर पेलिकल नहीं पाया जाता। इनके शरीर पर क्या नहीं मौजूद होता? पेलिकल मौजूद नहीं होता। ये समुद्र तथा स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, समुद्र तथा स्वच्छ जल पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सार्कोडाइन्स परजीवी रूप में पाए जाते हैं, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिका, है ना, हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंत में मौजूद होता है। और कुछ ऐसे एंटामीबा जिंजीवैलिस समुद्रों में पाए जाते हैं, क्रमशः पेचिस तथा पायरिया रोग पैदा करते हैं। पेचिस और पायरिया रोग को उत्पन्न करते हैं। कुछ सार्कोडाइन्स अपने चारों तरफ सिलिका का एक कवच निर्माण करते हैं, स्त्राव करते हैं। इन्हें हेलिओजोन्स कहा जाता है। जो सार्कोडाइन्स होते हैं अपने चारों तरफ सिलिका का कवच बना लेते हैं, उन्हें हेलिओजोन्स कहा जाता है। ये शिकार पकड़ने के लिए कवच के छिद्रों से धागे के समान अतिवृद्धियाँ पैदा करते हैं। अपनी जो स्त्राव के ऊपर शिकार को पकड़ने के लिए कवच में के छिद्र से धागे के समान अतिवृद्धियाँ पैदा करती हैं, जिसे फिलोपोडिया कहा जाता है।
जिसे फिलोपोडिया कहा जाता है। कुछ हेलियोजोन कुछ सेंटीमीटर का तक लंबे होते हैं, है ना, कुछ सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। और जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है रेडिएलेरिया। ये रेडिएलेरिया औपंक कवकों के समान बहुकेंद्रीय होते हैं। जो कवक औपंक नामक जो कवक पाया जाता है उसके समान बहुत सारे केंद्रक इसमें पाए जाते हैं तथा समुद्री जल में मृत्तिका का निर्माण करते हैं। समुद्री जल में मृत्तिका का निर्माण करते हैं। पेट्रोलियम उत्पादकों का निर्माण में जो मुख्य रूप से भूमिका अदा करते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद के रूप में ये मुख्य भूमिका अदा करते हैं। जब कभी इनके आवास में भोज्य पदार्थों की कमी होती है तब कुछ सार्कोडाइन्स की कशाभिकाएँ विकसित हो जाती हैं। भोज्य पदार्थों की जब कमी महसूस होती है तो सार्कोडाइन्स की कशाभिका विकसित हो जाती है, जिसकी सहायता से ये दूसरे स्थानों पर चली जाती है। इस प्रकार से जलाशयों की तले में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनके पूर्वज माने जाते हैं। अर्थात ये हमने सार्कोडाइन्स के बारे में पूरा पढ़ा। उसके बाद हम तीसरा नंबर पॉइंट पढ़ने वाले हैं स्पोरोजोन्स या परजीवी प्रोटोजोआ। स्पोरोजोन्स या परजीवी प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? ये परजीवी होने के कारण सरल संरचना वाले जीव हैं। इनके मुख्य लक्षण किस प्रकार से हैं? इनमें चलन अंग पाया जाता है, चलने के लिए अंग मौजूद होते हैं और कुंचनशील रिक्तिकाएँ नहीं पाई जाती, है ना। चलन अंग मौजूद नहीं होते और कुंचनशील रिक्तिकाएँ भी मौजूद नहीं होती। कायिक अवस्था में ये अमीबा के समान दिखाई देते हैं। इनकी शारीरिक संरचना जिस प्रकार की होती है तो वे अमीबा के समान दिखाई देते हैं। इनके शरीर के चारों तरफ पेलिकल अनिवार्य रूप से मौजूद होता है। शरीर के चारों तरफ पेलिकल मौजूद होता है। इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण होती है ना। जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं वो एकांतरण विधि से होती है। ये अपने जीवन चक्र में अगुणित बीजाणु पैदा करते हैं, अगुणित बीजाणुओं को निर्माण करते हैं। ये विषमपोषी होते हैं। प्लाज्मोडियम एक प्रमुख स्पोरोजोन्स है जो मनुष्य में मलेरिया पैदा कर देती है। प्लाज्मोडियम एक अलग प्रकार का स्पोरोजोन्स जो मनुष्य में मलेरिया की जो बीमारी है उसे पैदा करती है। यह अपने जीवन चक्र को दो पोषक मनुष्य और मच्छर में पूरा कर लेती है। जीवन चक्र को दो रूपों में, दो पोषकों में, मनुष्य और मच्छर में पूरा करती है। मलेरिया के जीवन चक्र के बारे में हम डेफिनेट करते हैं, पढ़ेंगे। मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र है किस प्रकार है? प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है। पहला पोषक मनुष्य होता है जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं में इसकी अमीबायड अवस्था पाई जाती है। लाल रुधिर जो कणिका पाई जाती है उसमें अमीबायड की अवस्था में पाई जाती है। इस अवस्था में यह अगुणित रचना गैमेटोसाइट पैदा करती है। इस अवस्था में अगुणित रूप से गैमेटोसाइट का निर्माण करता है। जब मादा मच्छर मनुष्य का रुधिर चूसता है, अंदर लेता है, तब यह रुधिर के साथ इसके आमाशय में पहुंच जाता है। रुधिर के साथ साथ वह आमाशय में पहुंच जाता है। इसके आमाशय में ही विकसित होकर यह युग्मक का निर्माण कर लेता है ना। आमाशय में पहुंचकर वहीं पर वह युग्मन की क्रिया करके युग्मनज का निर्माण कर लेता है। नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बना लेते हैं। नर और मादा के जो युग्मक होंगे आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो आमाशय की दीवार में शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो जाती है। आमाशय की दीवार में शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो जाती है। शिष्ट अंकुरित होकर विशेष रचना स्पोरोजोइड्स बना लेता है। जो शिष्ट होता है वह अंकुरित होकर एक विशेष संरचना बना लेती है जिसे स्पोरोजोइड्स कहा जाता है, जो मच्छर की लार ग्रंथि में एकत्रित होती है। मच्छर की लार ग्रंथि पर एकत्रित होती है
जब यह मादा एनाफिलीज मच्छर स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसके रुधिर को चूसती है तो स्पोरोजोइड्स मनुष्य के रुधिर में चला जाता है। एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है उसके काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। जब यह स्वच्छ मनुष्य को रुधिर को चूसता है तो स्पोरोजोइड्स जो बनी होती है ना, अंकुरित होकर शिष्ट के द्वारा तो वह मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाता है और अमीबायड कायिक संरचना में विकसित हो जाती है। जो अमीबायड मौजूद होती है लाल रुधिर कणिकाओं में वह कायिक संरचना में विकसित हो जाती है। फिर लाल रुधिर कणिकाएं में इसका बार बार विखंडन होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में इसका विखंडन होना शुरू हो जाता है। यह बार बार अपने भाग को तोड़ते जाती है जिससे मलेरिया ज्वर बार बार आता जाता है ना। और मनुष्य को तेज ज्वर के साथ कपकप भी आती है। इस प्रकार से ये मलेरिया का जो डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है, किस प्रकार की जीवन चक्र है उसके बारे में यहाँ डेफिनेट किया गया है। इस प्रकार हम इसके चौथा पॉइंट पर पहुँचेंगे। अगला जो पॉइंट है वो हमारा है चौथा नंबर सिलिएट्स। सिलिएट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। ये जटिल संरचना वाले जो प्रोटोजोआ है ना, इसकी जो संरचना होती है जटिल होती है और जिसमें जो मुख्य लक्षण है उसको देखते हैं। इसमें प्रचलन के लिए पूरे शरीर पर या इसके कुछ भागों में सिलिया पाए जाते हैं। प्रचलन के लिए मुख्य रूप से पूरे शरीर पर या तो कुछ भागों में सिलिया मौजूद होती है। इनमें कुंचनशील रिक्तिकाएँ भी मौजूद होती हैं जो संकुचित हो जाती हैं, वे रिक्तिकाएँ भी मौजूद होते हैं। इनकी कोशिका में 2 केंद्रक मौजूद होते हैं। कोशिका में 2 केंद्रक मौजूद होते हैं। बड़ा केंद्रक मैक्रोन्यूक्लियस तथा छोटा केंद्रक माइक्रोन्यूक्लियस है ना। ये कहलाते हैं बड़ा केंद्रक मैक्रोन्यूक्लियस, तो छोटा केंद्रक माइक्रोन्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इसकी शरीर में पेलिकल भी पाया जाता है। माइक्रोन्यूक्लियस प्रजनन तथा मैक्रोन्यूक्लियस शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। माइक्रोन्यूक्लियस प्रजनन को नियंत्रित करती है तथा मैक्रोन्यूक्लियस जो होती है वह शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करती है। माइक्रोन्यूक्लियस में जो गुणसूत्र का विशेष एक प्रकार का सेट पाया जाता है ना, एक प्रकार का सेट पाया जाता है, जबकि मैक्रोन्यूक्लियस में आनुवांशिक पदार्थ एक साथ गुच्छा सा बनाता है ना, एक गुच्छे में रहता है। जो मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं उनकी जो आनुवांशिक पदार्थ होती है वे एक गुच्छे में बनी होती है और यह स्पष्ट गुणसूत्रों के रूप में विभेदित नहीं हो पाती। यह अपने भाग को तोड़ नहीं पाती, विभेदित नहीं हो पाती। हमने प्रोटोजोआ के बारे में पूरी डिटेल